आज मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में जनार्दन प्रसाद झा द्विज की जयंती हम लोग वेब आधारित मना रहे हैं। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। विद्वान वक्ता हैं डॉक्टर शिवचंद्र सिंह, हिंदी विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर श्रीधरम, सहायक प्राध्यापक, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। इस विभाग के हिंदी प्रेमी, हिंदी में काफी प्रयत्नशील रहने वाले निदेशक श्री सुमन कुमार, जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं, कार्य की अधिकता के कारण वे अभी नहीं आ सके हैं। स्वागत भाषण और धन्यवाद ज्ञापन करेंगे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। समारोह से जुड़े हुए सभी महानुभावों, हिंदी प्रेमियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब समारोह की शुरुआत करता हूं। श्री जनार्दन प्रसाद झा का जन्म बिहार राज्य के भागलपुर जिला अंतर्गत रामपुर डीह नामक ग्राम में 24 जनवरी 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित उचित लाला झा माध्यमिक स्कूल में अध्यापक थे। द्विज जी की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में हुई। गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर झा जी शिक्षा के लिए काशी चले गए। महामना मालवीय जी की प्रेरणा तथा पंडित राम नारायण मिश्र के संपर्क में आकर सेंट्रल हिंदू स्कूल से प्रथम श्रेणी में एडमिशन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। यहीं से उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी से प्रथम श्रेणी में कला स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। प्रसाद जी तथा प्रेमचंद जी से इनकी घनिष्ठता थी। कविता और कहानी कला में इन दोनों का प्रभाव झा जी की कृतियों पर पड़ा। मुंशी प्रेमचंद ने इनकी कई स्थानों पर भूरी भूरी प्रशंसा की है। वह झा जी के 1935 में पुरस्कार का अनुमोदन भी करवाया। द्विज जी का कार्यक्षेत्र बिहार राज्य रहा। काशी से शिक्षण समाप्त कर देवघर हिंदी विद्यापीठ में रजिस्ट्रार हुए। वहां से थोड़े ही दिनों में हिंदी विभागाध्यक्ष होकर छपरा के राजेंद्र कॉलेज में चले गए। फिर औरंगाबाद, गया के सच्चिदानंद कॉलेज के प्रधानाचार्य हुए। पूर्णिया में डिग्री कॉलेज खुलने पर वहां प्रधानाचार्य का पद ग्रहण किया और अंत समय 5 मई 1964 तक वहीं रहे। द्विज जी पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने प्रेमचंद के जीवन काल में ही उन पर पुस्तक लिखी। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। दानवता की विजय पराजय, मानवता की घोर अनय है। बात पढ़ाई की मत पूछो, हमें आज अपनों से भय है। फिर लिखे, बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। जिधर देखता हूं मुड़कर, मानवता में मेल नहीं। कार्य प्रारंभ के पहले उनकी एक कविता के लिए मैं 2 मिनट का समय चाहता हूं। हम गलत राह के राही हैं, उनकी कविता है। सुख सभी पुराने परिचित हैं, हाँ रूप दुखों के हैं नवीन। हम राज पा गए हैं अपना, पर बनते जाते दीनहीन। गम खाते या फिर भय खाते, पीते आंसू पानी न रहा। जो कुछ न कभी सहती दुनिया, वह सब हमसे जा रहा सहा। हम गलत राह के राही हैं, वह कर न रहे जो है करना।
जीना उसको ही मान रहे, बेमौत जिसे कहते मरना। अपने को धोखे में रखकर हम धोखे से ले काम रहे, कीमत दी अपनी बहुत बढ़ा, कुछ दिए बिना ले दाम रहे। अब मैं आज जनार्दन प्रसाद झा द्विज की जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण डॉक्टर शिवचंद्र सिंह जी, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना, डॉक्टर श्रीधरम जी, सहायक प्राध्यापक, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं इस वेबिनार से जुड़े समस्त श्रोतागण, जनार्दन प्रसाद झा द्विज जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप समस्त महानुभावों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की सहभागिता से हम अति प्रसन्न हैं। समारोह उत्कृष्टता को प्राप्त करे, ऐसी मेरी कामना है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज एक व्यक्ति नहीं संस्था थे। बड़ों से आशीष लेना और छोटों को आशीष देना, या यूं कहें हिंदी साहित्य की परंपरा को सजीव रखना ही इनकी नियति थी। इसी क्रम में इन्होंने साहित्य, कला और संस्कृति को जीवित रखा। पूर्णिया का कला भवन इसका ज्वलंत उदाहरण है, जो इनका निजी दस्तावेज बनकर इनकी यादों को आज भी सहेजे समेटे हुए है। इनके संयोजन रूप का प्रतिफल बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना का भवन है, जिसे इन्होंने बनेली एस्टेट के महाराज राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह जी से बनवाया था। 1935 ईस्वी में ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 12वें अधिवेशन छपरा के अध्यक्ष भी बने थे। इस तरह द्विज जी एक व्यक्ति से अधिक एक संस्था थे। द्विज जी की काव्य कृति अनुभूति में संकलित कविताओं के अध्ययन अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि इनमें एक तरफ विश्वव्यापी वेदना है तो दूसरी तरफ राष्ट्र की संवेदना भी है। इसमें श्रम और श्रद्धा का अटूट भाव है तो प्रेरणा और पसीना का संभाव भी है। इसमें सार्वभौम मानवता का चिंतन है तो भावनात्मक प्रतिक्रिया का परीक्षण भी है। इस तरह कुल मिलाकर सम विषम परिस्थितियों का सामना एवं हर सुख समृद्धिशील संस्कार की अभिवृद्धि की कामना ही इनकी काव्य साधना की चरम उपलब्धि है। नवीन चेतना की विवृत्ति और पुरातन गलीज परंपरा की निवृत्ति को वर्तमान जीवन संदर्भ में देखना, उसका आकलन मूल्यांकन करना ही इनके काव्य का अभिप्राय है। द्विज जी वक्तृत्व कला के धनी थे। इनकी इस कला के जादू से श्रोता सम्मोहित हो जाते थे। इसी तरह इन्होंने अपनी कहानियों से भी पाठकों को सम्मोहित किया है। काशी विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान भी इन्हें अमर कथा शिल्पी प्रेमचंद्र का सानिध्य प्राप्त हुआ था। प्रेमचंद की उपन्यास कला नामक उनकी आलोचनात्मक पुस्तक ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। द्विज जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर व्याख्यान के लिए हमारे बीच विद्वान वक्तागण उपस्थित हैं। इनके वक्तव्य से हम लोग लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः मैं समस्त महानुभावों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आगे की कार्रवाई का संचालन डॉक्टर प्रमोद जी करें। अभी हमारे बीच स्वागत भाषण कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। उन्होंने द्विज जी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। वे एक साहित्य प्रेमी हैं और साहित्य के प्रति गहरी रुचि है। उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं विद्वान वक्ता के रूप में डॉक्टर शिवचंद्र सिंह, हिंदी विभाग, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना को सादर आमंत्रित करता हूं। हेलो, आवाज आ रही है प्रमोद जी? जी सर, जी सर, आ रहे हैं। जी, पहले तो सबको नमस्कार। जी नमस्कार। और आज के इस जो है आभासी विद्वत समागम की अध्यक्षता कर रहे सत्यनारायण जी को जो है मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी श्रीधरन जी, प्रमोद जी और अनिल जी, और इस आभासी मंच पर जो है उपस्थित हुए समस्त जिज्ञासुओं को मेरा जो है नमस्कार है। और प्रमोद जी और अनिल जी बहुत कुछ जो है बता ही चुके हैं। मैं कुछ जो है अपने स्मरण और संस्मरण को, जो कि पटना बक्सर में रहते हुए मैंने ग्रहण किया था सरस्वती पुस्तकालय के माध्यम से, उसी को मैं शेयर करूंगा। और प्रमोद जी एसोसिएट नहीं, अब मैं प्रोफेसर हो गया हूं 2013 से। हेलो। जी, हाँ हाँ। हाँ, विश्वविद्यालय प्राध्यापक हूँ मैं। अच्छा अच्छा है, एसोसिएट प्रोफेसर, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग। अब विश्वविद्यालय प्राध्यापक, अच्छा अच्छा अच्छा। आरपीएम कॉलेज पटना सिटी, जी जी जी, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय। तो प्रोफेसर। पुण्यात्मा जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी को मेरा सत सत नमन। मैं बक्सर से रहने वाला और बक्सर में सरस्वती पुस्तकालय है। सरस्वती पुस्तकालय का मैं नियमित पाठक हुआ करता था विद्यार्थी जीवन में। वहां पर पुस्तकालयाध्यक्ष हुआ करते थे राम नारायण शाह जी। राम नारायण शाह जी शिव जी अर्थात शिव पूजन सहाय जी के बहुत नजदीक में थे। और जब कभी बक्सर में शिव पूजन सहाय जी का प्रवास होता था तो राम नारायण जी के समीप में वे रह करके अपने अनुभव को सुनाया करते थे। तो उन्हीं राम नारायण शाह जी ने मुझे इस संबंध में जो है बताया था कि बिहार से 3 विद्यार्थी गए बनारस। बनारस जो है शांति का जगह है, और वहाँ शांति के जगह पर वे जो है वहां से जब लौटे तो जो है अशांत होकर के लौटे। और तीनों जो है गए वहां पर, पहले मित्र बने, उसके बाद जो है भाई बने, और फिर जब वहां से जब लौटे तो तीनों एक दूसरे के प्रबल समर्थक, हितैषी और हिंदी के परम हितैषी बनकर के निकले। और क्या संजोग रहा कि तीनों मित्रों के बीच उम्र का फासला मात्र 4-4 वर्ष का रहा। और वे 3 मित्र कौन थे? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, जनार्दन प्रसाद झा द्विज और लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तीनों आजादी के आंदोलन में गांधी जी के आंदोलन से जो है निकले। और जब आंदोलन समाप्त हुआ, उसकी गति मंद हुई, तो तीनों मित्र बारी बारी से काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे। जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी के संबंध में कैसे वो जो है पहुंचे, आप सब सुन चुके हैं। वहां पर वे जो है गए तो अंग्रेजी
में उन्होंने जो है एमए की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद अंग्रेजी से उपाधि के बाद वे जो है फिर हिंदी से जो है डबल एमए करने लगे, और डबल एमए करने के दरमियान उन्होंने, जो पहले बताया गया कि बेचैन आत्मा, तो उस समय साहित्यालोचन, जो साहित्य की आलोचना की कसौटी हुआ करती थी, उसका संपादन श्याम सुंदर दास जी ने करवाया था, लेखन किया था। उस कसौटी पर जो कसौटी निर्धारित की गई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, उस कसौटी पर जो है प्रेमचंद को कसने का, और चूंकि इन लोगों में राष्ट्र भावना इतनी जो है प्रबल थी, सुधांशु जी, द्विज जी और मनोरंजन जी में, कि इन्होंने अपने भारत में और भारत की जो है संस्कृति, विभूति, परंपरा को जो है खोजने का, उसको जो है धरातल पर लाने का, जनोन्मुखी बनाने का इन लोगों ने जो है प्रयास किया। तो साहित्यालोचन की कसौटी पर जो है कसने के लिए इन्होंने जो है प्रेमचंद को चुना, और प्रेमचंद को जो चुन करके उन्होंने, उनके ऊपर एमए में डिसाइट्रेशन होता है, वो डिसाइट्रेशन के रूप में प्रेमचंद की उपन्यास कला पर इन्होंने लेखन किया। और उसी दरमियान उनको ये भी लगा अध्ययन करने के दरमियान कि ये तो जो है प्रेमचंद, जिनका उस समय तक जो है गोदान प्रकाशित नहीं हुआ था, उनको जो है लगा कि प्रेमचंद को जिस क्षितिज के रचनाकार हैं, वो क्षितिज जो है प्राप्त नहीं हो पा रही है, और उन्होंने उनकी जो है तुलना करते मैक्सिम गोर्की से जो है तुलना करनी आरंभ की। और भारत में चूंकि वे हिंदी के हितैषी, और उस समय बांग्ला में रविंद्रनाथ टैगोर जी का और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का समय चल रहा था, और उनके सापेक्ष हिंदी में प्रेमचंद को जो है खड़ा करने का जो है सार्थक प्रयास द्विज ने किया। और वहीं जो है उनका आलोचना ग्रंथ प्रेमचंद की उपन्यास कला 1933 में जाकर के एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुई, और वो जो है छपरा से प्रकाशित हुई थी, वाणी प्रकाशन से। तो बीएचयू से उपाधि ले करके ये लोग जो है तीनों आदमी, यानी कि सुधांशु जी आ गए पूर्णिया, और पूर्णिया के जिला कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। और चूंकि उनमें जो है भारतीयता को लेकर के जो है बहुत जो है ललक थी, तब उन्होंने द्विज जी को छपरा राजेंद्र कॉलेज से जोड़ा, और राजेंद्र कॉलेज में तीन लोग फिर वहां पर त्रिमूर्ति बन गई। मनोरंजन प्रसाद सिंह वहां पर जो है प्राचार्य बन करके जो है चले आए। वे, उनमें भी वही जो है भारतीयता का भाव कूट कूट करके भरा हुआ था। मनोरंजन प्रसाद सिंह बीएचयू में ही एमए करने के बाद अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए थे, मगर सुधांशु जी की जो है लोक कलाओं के प्रति विशेष आग्रह ने उनको इतना प्रेरित किया कि वे फिरंगिया लिखी बैठे। यानी कि कहाँ संस्कृत निष्ठता की पाठशाला में वे लोग पाठ किए थे, संस्कृत निष्ठता की अपेक्षा उनसे की जाती थी, और यहाँ पर आकर के ये लोग संस्कृत निष्ठा के स्थान पर भारतीयता और लोक कलाओं और लोक भाषाओं के जो है समर्थक बन जाते हैं। अंग्रेजी और संस्कृत के प्रति आग्रह को त्याग कर मनोरंजन प्रसाद सिंह फिरंगिया लिखते हैं, और
रामचंद्र शुक्ल के अभिव्यंजनावाद के को जो जिन्होंने जो है विलायती उत्थान कहा था, तो सुधांशु जी उसको काव्य में अभिव्यंजनावाद करके उसे भारतीयता का जो है सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर फिर जो है त्रिकुट बन जाता है छपरा में मुरलीधर श्रीवास्तव जी, द्विज जी और मनोरंजन प्रसाद जी। 38 में राजेंद्र कॉलेज छपरा की स्थापना होती है और सुधांशु जी इनको छपरा में, राजेंद्र कॉलेज छपरा में ले जाते हैं, वहां पर ये अध्यक्ष बनते हैं और उन्हीं के उनसे वरिष्ठ होते हुए भी शिवपूजन सहाय जी उस छपरा कॉलेज में हिंदी के प्राध्यापक बनते हैं। और ये दोनों जो है गंभीर जो है लेखक थे और गंभीर रचनाकार थे, जिन पर जो है टिप्पणी मुरलीधर श्रीवास्तव जी भी जो है करते हैं कि शिव जी जहां स्थायित्व की जो है अपेक्षा रखते थे, मगर और वे जो है वो भी गंभीर थे, लेखन में भी गंभीर थे, वाक्पटुता में भी गंभीर थे और दोनों लेखन हिंदी के प्रति बहुत ही जो है समर्पित थे। और अगर हिंदी के प्रति या जिस क्षेत्र को इन्होंने में इनकी जो है पकड़ थी, अगर उस क्षेत्र को अगर ये जो है पकड़े रहते तो हिंदी साहित्य को और बिहार को और भी बहुत कुछ ज्यादा दे सकते, मगर वैसा हो नहीं सका क्योंकि सुधांशु जी इनकी जो है प्रतिभा को देखते हुए इनको लोक कलाओं के संग्रहकर्ता के रूप में, लोक कलाओं के प्रोमोटर के रूप में इनको जो है देखना चाहते थे। द्विज जी औरंगाबाद जो है चले गए थे प्राचार्य बन करके, वहां से चूंकि सुधांशु जी भी जो है पूर्णिया और कटिहार आसपास में ही है और दोनों के बीच, दोनों जिलों के बीच जो है एक नदी का अंतर है, तो वहां से औरंगाबाद से लेकर के आए इनको पूर्णिया में 1944 में, और वहां पर उन्होंने खास करके कहीं पे निगाहें रखते हुए पूर्णिया कॉलेज की स्थापना करवाई, चूंकि उस समय सुधांशु जी बिहार की राजनीति में एक स्थान बना चुके थे, तो पूर्णिया कॉलेज की स्थापना करवाए, मगर उनका जो है मुख्य ध्येय था पूर्णिया कला भवन को स्थापित करना और पूर्णिया की लोक कलाओं के साथ साथ बिहार की लोक कलाओं को आगे बढ़ाना, उसको विश्व मंच पर स्थापित करना उनका उद्देश्य था। तो जो कला भवन का जो निर्माण करवाया और कला भवन के माध्यम से द्विज जी ने पूरे पूर्णिया जिला में एक जो है साहित्यिक जो है त्वरा जो है पैदा की। और एक जैसे कभी बनारस में साहित्यकार मंडल हुआ करता था, भारतेंदु मंडली, प्रसाद जी की जो है मंडली, प्रेमचंद का जो है समूह हुआ करता था, वैसे ही पूर्णिया में भी एक जो है दो साहित्यिक मंडल जो है बन गया, एक गद्य से और दूसरे जो है पद्य से, काव्य और कथा। कथा के मंडल का कथा मंडल का जहां नेतृत्व जो है कर रहे थे सतीनाथ भादुड़ी और रेणु जी, वैसे ही जो है काव्य मंडल, कवियों का जो मंडल था उसका जो है उसके सर्वे सर्वा बन गए जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी। और वहां पर रह करके उन्होंने एक पूर्णिया अंचल में कवियों की एक जो है जमात खड़ी की, जिसमें
बहुत सारे जो है कवि हुए और उन लोगों ने पूर्णिया को, जो कि कोसी का जो है एक तरह से उपेक्षित क्षेत्र था, उसको जो है साहित्यिक पटल पर एक जो है बहुत ही जो है महत्वपूर्ण जो है स्थान दिलवाया। और द्विज जी के संदर्भ में तो जो है यह तक कहा जाता है कि बिना द्विज जी के कहीं भी जो है पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, फारबिसगंज के इलाके में कहीं भी कवि गोष्ठी होती थी, उस कवि गोष्ठी में द्विज जी का उपस्थित न रहना उस गोष्ठी, कवि गोष्ठी की जो है सफलता पर जो है प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा कर देता। तो ऐसे जो है व्यक्तित्व के स्वामी थे जनार्दन प्रसाद झा द्विज जी। द्विज जी की द्विज जी ने जो है प्रेमचंद को स्थापित ही नहीं किया। यहाँ तक कहा जाता है कि प्रेमचंद इनके भूरी बहुत जो है इनकी जो है प्रशंसा करने लगे थे। उस समय तक जो है गोदान का जो है प्रकाशन नहीं हुआ था जब ये प्रेमचंद की उपन्यास कला जो है लिख रहे थे। उसका जो है कुछ जो है प्रसंग है जो मैं नोट किए हुए हूँ। प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल्यांकन करते हुए वे कहते हैं कि हमारे समाज में जितने प्रकार के लोग रहते हैं उन सबके आचार विचार, रीति रिवाज, रहन सहन तथा उनके जीवन स्थिति से संबद्ध रखने वाली अन्यान्य छोटी छोटी बातों का सर्वांग पूर्ण वर्णन और सुंदर वर्णन प्रस्तुत करके हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को संचालित करने वाली विभिन्न संस्थाओं और उनके कार्य प्रणालियों की वस्तु स्थिति का दिग्दर्शन कराकर अपने पाठकों को देश काल संबंधित सच्चे ज्ञान की सीमा के भीतर ले आना इन उपन्यासों का एक आवश्यक कार्य था। प्रेम आश्रम उपन्यास को किसानों और जमींदारों के अधिकार की युद्ध की कथा मानी उन्होंने, और रंगभूमि को गरीबों और अमीरों के जीवन की समस्या के संबंध में से संबंध रखने वाला उपन्यास, और कर्म भूमि को समस्याओं से संबंधित उपन्यास मानते हुए उन्होंने जो है बताया कि जो काम रूस में मैक्सिम गोर्की ने जो है किया और रूस की जो है पूरी सभ्यता, संस्कृति और वहाँ के मानवीय जीवन और मनुष्यता को जिस प्रकार जो है साकार करके विश्व के पटल पर रखा, वही काम यहाँ प्रेमचंद ने जो है किया। प्रेमचंद ने भी उनकी जो है बुरी बुरी प्रशंसा की और वे यहाँ तक कहते हैं कि द्विज जी हिंदी में जब एमए करते हैं और हिंदी में जो है फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते हैं तो उनकी जो है प्रशंसा हंस में जो है करते हुए अंतिम पंक्ति जो है दोहरा देता हूं कि द्विज जी ऐसे जो है प्रतिभावान हैं कि अगर वे, और इतने जो है सफल प्रतिभावान हैं कि अगर वे साग भाजी की दुकान खोल करके भी बैठ जाएं तो वे जो है सफल हो जाएंगे। यानी कि कल्पना करने वाला कवि और गल्पकार हिंदी के जो है भाषा विज्ञान और भाषा की गहराइयों तक जो है पहुंचने वाला जो है रचनाकार और कवि वहां तक जो है पहुंच सकता है, इसलिए वह कहीं भी जो है सफल हो सकता है। द्विज जी को विशेष करके जो है कवि के रूप में जितनी ख्याति मिली उससे कम ख्याति उनको उनकी कहानियों से नहीं मिली है। कहानियों पर जो है थोड़ा विचार हम लोग जो है कर लें
उनकी जो है 3 कहानियां बहुत ही ख्यातिपूर्ण है। उसमें है ठुकराया हुआ ठिकरा, परित्यक्ता और विद्रोही के चरणों में। इन कहानियों में भी जहां जयशंकर प्रसाद और छायावादी युग की भावुकता और वेदना के जहां दर्शन होते हैं, वहीं प्रेमचंद का यथार्थवाद भी और जयशंकर प्रसाद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी इनकी कहानियों में दृष्टिगोचर होता है। उन कहानियों में जैसे ठुकराया हुआ ठिकरा में प्रमोद प्रकाश के माध्यम से उन्होंने प्रकाश और उसके मामा लोकनाथ मिश्रा के माध्यम से उन्होंने यह जो है दर्शाने का जो है प्रयास किया है कि प्रतिभा कहीं दब नहीं सकती है और स्वाभिमान को जो है दबाया नहीं जा सकता है, और जो अपने स्वाभिमान को जो है सुरक्षित रख लेता है वह हर परिस्थितियों में जो है विजयी होता है। चाहे कितनी भी जो है बाधाएं आए, वह जो है आगे बढ़ता है और साथ ही साथ जो स्वाभिमान की जो है रक्षा कर लेता है, वह जो है अपनी मानवीय भावनाओं से वह जो है सर्वत्र जो है विजयी भी होता है। वैसे ही विद्रोही के चरणों में वह जो है एक ऐतिहासिक संस्कृति सांस्कृतिक वैभव से युक्त जो है भारत की जो है तस्वीर को ये जो है प्रस्तुत करते हैं। उसमें उसका नायक है करुणेंद्र और नायिका जो है शीला देवी हैं। शीला देवी समर्पित भारतीय नारी की जो है प्रतीक हैं। करुणेंद्र मंत्री का पुत्र है और वो इतना प्रतिभाशाली है कि राजा अपनी बेटी शीला देवी की उससे शादी करना चाहते हैं, मगर राजा जो है आतताई हैं और उस आतताई राजा के विरुद्ध करुणेंद्र संघर्ष करता है, विद्रोह करता है और अंततः उस विद्रोही के चरणों में राजा का सिर जो है, कटा हुआ सिर जो है पड़ा हुआ है और शीला देवी जो राजा की पुत्री है वह भी जो है समर्पित भाव से राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा को जो है व्यक्त करती है, निष्ठा को जो है प्रदर्शित करते हुए वह जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की अलका और मालविका का उदाहरण जो है प्रस्तुत करती है। इस तरीके से छायावाद के सांध्य काल में उपस्थित होकर के पीस जी ने छायावाद को जीवंत बनाए रखने का भी जो है प्रयास किया और इन्होंने तीनों छायावादी कवियों की परंपरा को जो है आगे बढ़ाने का भी जो है कार्य किया। तो और इसीलिए और इनकी जो है रचनाओं में वेदना का स्वर जो है बड़ा ही जो है तीव्र है। अन्य जो जयशंकर प्रसाद जी हैं या महादेवी वर्मा को जो है वेदना की गायिका ही जो है कहा जाता है। तो अगर महादेवी वर्मा वेदना की गायिका हैं तो द्विज जी को विश्व वेदना का जो है अमर कवि कहा जाता है। और दोनों की जो है वेदना में दार्शनिकता में जो है अंतर यह आता है कि महादेवी जी की जो है वेदना में दार्शनिकता का पुट ज्यादा होता है, जबकि द्विज जी की वेदना में दार्शनिकता के साथ साथ तीव्रता, तीक्ष्णता और मानवीयता का भाव ज्यादा जो है प्रखर रूप में जो है दिखाई देता है। तो ऐसे अपने ये जो है 3 जो क्रांतिकारी जो बिहार से जो है निकले, इन्होंने उनमें द्विज जी का
स्थान अब स्थिति ये है कि कोई बड़ छोट कहतर अपराधों वाली स्थिति है। मगर चूंकि आज द्विज जी की जो है जयंती है, तो द्विज जी की जयंती के अवसर पर हम लोग यही कह सकते हैं कि द्विज जी ने बिहार को, बिहार की जो है साहित्यिक प्रतिभा को विश्व पटल पर स्थापित करने में अपनी जो है अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, प्रेमचंद को भी जो है इन्होंने जो है स्थापित किया। और अभी जितने जिस की जरूरत है कि जो है द्विज जी, चूंकि इनका जो है क्षेत्र, चूंकि अगर ये हिंदी के हितैषी तो रहे, मगर हिंदी के लिए समर्पित इनको जो है रहने नहीं दिया गया। एक तो जो है प्रशासकीय दायित्व में इनको जो है ये जो है उलझ कर कुछ दिन तक उलझे रहे, और उसके बाद जो है कला, पूर्णिया कला भवन में से जुड़ जाने के कारण हिंदी की उतनी सेवा नहीं कर सके जितनी की इनमें जो है क्षमता थी। उनकी क्षमता का जो है दोहन तो साहित्य ने नहीं ही किया, साथ ही साथ हमने भी जो है उनके साथ जो है बहुत ज्यादा जो है न्याय नहीं किया है। द्विज जी की जो भी रचनाएं हैं, उन रचनाओं को, उनमें से अधिकांश रचनाएं, मैं पढ़ रहा था कि जो है अधिकांश रचनाएं आज जो है दुर्लभ सी हो गई हैं। यद्यपि आज से 2 वर्ष पहले जो पूर्णिया में जो है जयंती जो है मनाई गई थी, तो उसमें जो है आश्वासन दिया गया था कि उनकी रचनाओं को जो है पुनः प्रकाशित कराया जाएगा। तो अभी स्थिति जो है इस संदर्भ में संतोषजनक स्थिति नहीं कहा जा सकता है, मगर उनकी रचनाओं को और जो है विस्तार देने की और उनको जो है पुनः जो है प्रकाशित जो है करने की जो है जरूरत है। तब जा करके हम लोगों का जो है यह जयंती मनाने का जो हम लोगों ने जो है प्रयास किया है, उसकी सही सार्थकता वही होगी। इस तरीके से रामपुर डी से जो है निकले, छपरा में जो है शिक्षक का दायित्व, और जो है वहां से जो है निकल करके पूर्णिया में लोग पूर्णिया कॉलेज और पूर्णिया कला भवन के माध्यम से उन्होंने अपने बिहार को और अपने जो है देश को लोक कलाओं के संरक्षण, उनके वर्धन और के माध्यम से उन्होंने जो सेवा दी, उस सेवा के लिए उनको जो है सत सत जो है नमन है। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर शिवचंद्र सिंह, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय प्रोफेसर, जनार्दन प्रसाद झा द्विजपाड़ा अपना वक्तव्य दे रहे थे। विद्वान किसी के परिचय का मुहताज नहीं होता। इन्होंने अथाह जानकारी दी है द्विज जी के बारे में। हम इनके प्रति आभारी हैं। इन्होंने आज जो भी हमारे साहित्य प्रेमियों को दिया है वह एक अनूठा चीज है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने लिखा है, जनार्दन प्रसाद झा द्विज स्वानुभूति मूलक करुणा के कवि हैं। अपनी तरल भावुकता को बाह्य प्रकृति की शुष्कता तथा संयम को नियंत्रण रखने की उन्हें अपूर्व क्षमता भी है। वेदना उनके जीवन का सार सर्वस्व है, इसे वे आध्यात्मिक आवरण देकर सुख की सांस लेते हैं। अमर वेदना ही हो मेरे सकल सुखों का मीठा सार। वेदना ही उनका का विद्रोह है। उसकी स्मृति
संस्पर्श से ही काव्य प्रेरणा होती है। पुलक कंपन की हा मृदु चोट, सिहर उठते प्राणों के तार। मैं उनकी एक छोटी सी कविता को वाचने के बाद मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करूंगा। उनकी एक कविता है, माँ उर्मे वह आग लगा दे। माँ उर्मे वह आग लगा दे, जिससे मलिन वासनाएं जल पल में छार छार हो जाएं। जीवन के अरमान अपावन, जिसकी लपटों में सो जाएं। हो जाएं निधियां वे जिनको पाप मोल लेता इस जग में। स्वार्थ कलुष रह जाए न मेरे नयनहीन मन के नौमग में। जो निज रोष भरी ज्वाला से भूतल का मल सकल भगा दे। माँ उर में वह आग लगा दे। शीतलता शोनित की हर ले, रगड़ग में नूतन बल भर दे। धधक एक जिसकी इस गीले एवं को ज्वालामय कर दे। डर देकर अब दूर दिखा निज प्रलय लालिमा की छवि क्षण में। उमर पड़े आह्लाद मरण का जिसके आलिंगन से मन में। जिसकी चिनगारी को चूमूं, जो मुझ में वह नवज्योति जगा दे। माँ उर में वह आग लगा दे। उनके बारे में अब मैं अगले वक्ता, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर श्रीधरम, सहायक प्राध्यापक आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। हमारे विभाग में श्रीमती विनीता कुमारी जी का कहना है कि वे भी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से एमए की डिग्री प्राप्त की हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज उस महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधरम सहायक प्राध्यापक हैं, उनका हम आज वक्तव्य सुनेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्रीधरम, सहायक प्राध्यापक आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी। आज के इस आभासी मंच के माननीय अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी, निदेशक सुमन कुमार जी, हमारे बीच उपस्थित विद्वान वक्ता जिनका भी हमने वक्तव्य सुना, प्रोफेसर शिवचंद्र जी, उपनिदेशक राजभाषा श्री अनिल कुमार लाल जी, आप सभी मित्रों, मेरे लिए जब ये 2-3 दिन पहले ये मुझसे कहा गया तो मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। एक तो मैं भी बिहार से आता हूं और बिहार का जो राष्ट्रभाषा हिंदी, हम लोग राष्ट्रभाषा भले ही संविधान में ना हो लेकिन व्यवहार में हम लोग मानते हैं, तो हिंदी के योगदान में जो बिहार का योगदान रहा है उसका सही मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है। और इसके पीछे मुझे लगता है कि हम लोगों की भी थोड़ी सी घर का जोगी जोगरा वाली बात रही है। दूसरी बात कि अपने हमारे जो आइकन होते हैं उसे खुद हमें सहेजना पड़ता है। तो ऐसे में मंत्रिमंडलीय सचिवालय राजभाषा विभाग बिहार की तरफ से जो ये सीरीज चलाई गई है उसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे आशा है कि जो ऐसे लेखक जिन्होंने सब कुछ दिया, अपनी सारी प्रतिभा दी, लेकिन कहीं ना कहीं से वे हाशिए पर रहे, उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। काफी बात हुई है, प्रमोद जी ने बहुत अच्छी चयनित कविताएं जो है यहाँ पर रखी, कुछ
और जिससे उनका एक व्यक्तित्व सामने आता है। प्रोफेसर डॉक्टर शिवचंद्र जी ने विस्तार से उनके जीवन संघर्ष को रखते हुए उनके लेखन कर्म का मूल्यांकन भी किया। मैं इसमें कुछ और जोड़ने की कोशिश करूंगा। संयोगवश कल एक और उत्तर छायावादी कवि जानकी वल्लभ शास्त्री जी का जन्मदिन था। 1911 उनका जन्मदिन है। बस मैं देख रहा था जब आप शिवचंद जी को सुन रहे थे कि पूर्णिया कॉलेज के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। 1918 से कविता लिखने लगे थे द्विज जी और 25 से कहानी लेखन के क्षेत्र में आए थे। आप देखिए उनका पहला कहानी संग्रह 1929 में आता है, पहला कविता संग्रह 30 में आता है। इसके बाद कुल 2 कहानी संकलन है 1929 और 1930 में। 1932 में पहला कविता संकलन, 33 में आलोचना, फिर 33 में ही अनुभूति कविता संग्रह, फिर 37 में मधुमयी कहानी संग्रह, फिर 41 में अंतर्ध्वनि कविता संग्रह और 1943 में रेखा चित्र विधा की अद्भुत किताब चित्ररेखा। आप देखिए कि 1918 से 1943 तक का उनका लेखन है और 44 में वे पूर्णिया कॉलेज के प्राचार्य बनते हैं। उसके बाद उनका लेखन लगभग बंद सा हो गया। बंद सा इसीलिए हो गया क्योंकि जैसा कि हमारे विद्वान वक्ता ने कहा कि उस कॉलेज के लिए जो उन्होंने किया और वहां की साहित्यिक गतिविधियों के लिए उसमें कहीं ना कहीं से उनका व्यक्तिगत लेखन कमजोर पड़ गया। पता नहीं मुझे कि पूर्णिया कॉलेज ने उनके इस त्याग को किस तरह से सहेजा है, पूर्णिया कॉलेज या पूर्णिया प्रशासन ने। उनके मेमोरियल में वहां कुछ है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि अगले 20 वर्ष जो उन्होंने दिया है वहां पर, उसमें 10 साल तो उनके बहुत उर्वर थे, लेखन के थे। और अगर वो 10 साल अगर लिखते रह जाते तो निस्संदेह साहित्य की मुख्य धारा में अग्रिम पंक्ति में पूरा हिंदी साहित्य उन्हें याद करता। इसी के साथ एक और हिंदी की प्रवृत्ति की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। जब से ये वाद की प्रथा चली है, ये वाद अच्छी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं से इस वाद में हम लोग 4 को चुन लेते हैं और बाकी 40 को हाशिए पर रख देते हैं। ये आलोचना, हिंदी आलोचना की बात मैं कर रहा हूं। छायावाद के 4 स्तंभ चुन लिया, प्रगतिवाद के 4 स्तंभ चुन लिया, ऐसा ही प्रयोगवाद में करते हैं। और फिर उन्हीं में से सिलेबस में भी हम हर जगह कहीं ना कहीं से इन्हीं 4 स्तंभों में से कुछ प्रतिनिधि रचनाएं रख देते हैं और कहते हैं कि यही छायावाद है, यही प्रगतिवाद है, यही नई कविता है, यही सब कुछ है। इसमें होता ये है, ये जो चयन करने की, चुन लेने की जो बात है, उसमें कहीं ना कहीं से वो पूरी प्रवृत्ति आ नहीं पाती है। और सिलेबस में तो मान लीजिए कि मजबूरी हो सकती है, लेकिन जब इतिहास लेखन में हमारे विद्वान आलोचक यही काम करते हैं तो उनकी एकांगी दृष्टि का पता चलता है। हम लोग सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद को पसंद नहीं करते थे, बहुत कुपित रहते थे। उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा निंदा निराला की थी। निराला को तो वे कभी मानते ही नहीं थे।
सबसे ज्यादा थोड़ी तारीफ भी की तो वो पंत की। और महादेवी वर्मा के बारे में तो उन्होंने लिखा कि इनको पीड़ा का चस्का लगा है, मैं तुमको पीड़ा में ढूंढूं, तुमको ढूंढेगी पीड़ा। इस पंक्ति को कोट करते हुए उन्होंने लिखा कि महादेवी वर्मा को पीड़ा का चस्का लगा है। अब जब महादेवी वर्मा एक स्त्री की पीड़ा को चस्का शब्द से मैं कोट कर रहा हूं, शुक्ल जी देख रहे हैं, तो फिर द्विज जी को क्यों देखेंगे। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा था, मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि दोनों इतिहास ग्रंथ को पलटा, देखा कि क्या उन्होंने द्विज जी के बारे में कुछ लिखा। ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला। तो उसके बाद के इतिहासकारों की तो आप बात छोड़ दीजिए। तो ये जो आलोचना की ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं से उसके शिकार बड़े बड़े लेखक होते रहे हैं, हो रहे हैं। इसलिए एक बात और कहना चाहूंगा कि एक तो वैसे भी लेखक ज्यादा पैदा होते हैं, आलोचक कम होते हैं। अगर द्विज जी जिस तरह की आलोचना दृष्टि रखते थे, अगर वे खुद भी अपने बारे में लिखते तो मुझे लगता है कि शायद उससे बेहतर कुछ ना होता। लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहूंगा आपको कि उस समय इस तरह की आत्मबोधता भी नहीं थी। अभी मैं एक उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, कि वो खुद कहते हैं कि महादेवी की कविता मुझसे कैसे बेहतर है। यहाँ तो अपने समकालीन रचनाकारों के बीच गला काट प्रतियोगिता होती है, हम सब जानते हैं। एक दूसरे की रचना को उठाने और गिराने की साजिश तक होती है। एक एक पुरस्कारों के लिए क्या जोड़ तोड़ होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए कितने विशाल हृदय के थे उस दौर के लेखक, और खास करके द्विज जी, कि वे अपने समकालीन और जिससे उनकी कविता की तुलना की जाती है उसकी विशेषताओं को भी रेखांकित करते हैं। तो एक कोमल कवि के भीतर जो एक तार्किक आलोचक बैठा हुआ था, द्विज जी के भीतर, वो कभी उस तार्किक आलोचक को उन्होंने भावुक नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी बात उनकी थी। तो उसके बाद भी मुझे लगता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है उसमें वही द्विज जी की जो चर्चा होनी चाहिए नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं से मैं ये कहना चाहता हूं, इसको मैं कंक्लूड कर रहा हूं, कि रीतिकाल के समय में जो सूर और तुलसी शशि वाली आलोचना की जो नायक निर्माण की जो परंपरा हिंदी साहित्य में चली, वो कहीं ना कहीं से हमारे आलोचना की परंपरा पर आज भी किसी न किसी रूप में हावी है। मुझे बड़ा अच्छा सुखद आश्चर्य हुआ जब कुछ दिनों पहले मुझे एक किताब हाथ लगी डॉक्टर वरुण कुमार तिवारी की, जिन्होंने विश्व वेदना के उद्गाता कवि जनार्दन प्रसाद झा द्विज नाम की किताब को संपादित किया। मुझे लगा कि इन्होंने एक बड़ा काम किया है, एक इतिहास लेखन का काम किया है। और जब हम बिहार के लोग अपने ही रचनाकारों पर कुछ नहीं लिखेंगे, उन्हें विस्मृत कर देंगे, तो फिर जयपुर, यूपी और भोपाल के लोग कैसे याद रखेंगे, ये सोचने की बात है। तो ऐसे में मैं यहाँ उनकी किताब को फिर से याद करते हुए मैं पाठकों से भी कहना चाहूंगा कि उस किताब को आप पढ़िए, द्विज जी के बारे में उसमें जो कुछ लिखा गया है लगभग बहुत सारी जानकारी आपको एक साथ मिल जाती है। जैसा कि पहले सभी ने बताया, आपने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने दो भाषा में एमए किया था, 31 में अंग्रेजी में और फिर 33 में हिंदी में किया था। उनका पहला कहानी संग्रह मैं बता चुका हूं कि 1931 में आ गया था।
अब उस समय को आप देखिए, एक तरफ प्रेमचंद बहुत ही पूर्ण रूप से स्थापित हो चुके थे और ये जैसा छायावाद अपने उरूज पर था, इस समय कहानी, आलोचना और कविता तीनों के क्षेत्र में पदार्पण होता है जनार्दन प्रसाद झा द्विज का। प्रेमचंद के संपादन में जो हंस, जागरण में लगातार वो लिखते रहे, चांद, अवंतिका, योगी, युवक आदि के वे नियमित लेखक थे। प्रेमचंद की उपन्यास कला पर जो 1933 में प्रकाशित हुई, जो मूलतः उनका रिसर्च है, शोध है, और वो शोध आलोचना की इतनी गंभीर पुस्तक है, ये देख करके सुखद आश्चर्य होता है। आजकल हमारे हिंदी विभागों में शोध की क्या स्थिति है ये कहने की बात नहीं है। पिछले 25-30 साल में अगर 25 क्या छोड़िए, आप 5 किताब ढूंढने चलेंगे जो बढ़िया शोध हुआ हो तो शायद ही मिले आप। लेकिन उस शोध की ये ऊंचाई है कि वो आलोचना की पूरी परंपरा के बीच एक माइलस्टोन गाड़ के रख देती है। और प्रेमचंद आत्ममुग्ध नहीं थे। प्रेमचंद अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने इसको जिक्र किया कि अगर वो साग भाजी की दुकान भी खोल ले तो उसमें भी जीत कर साबित कर देंगे। प्रेमचंद अगर उनकी तारीफ में ये बात कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनकी रचनाओं पर उन्होंने लिखा है, उनकी रचनाओं पर मुग्ध भाव से उन्होंने नहीं लिखा, एक आलोचकीय भाव से लिखा और इसीलिए उन्होंने तारीफ की। उनकी अंतिम पुस्तक का यहां मैं जिक्र कर देना चाहूंगा शुरू में ही, 1943 में चित्ररेखा, रेखा चित्र की किताब है। 15 उस समय के लेखक पर यह जो रेखा चित्र खींचा गया है, ये अपने आप में अद्भुत किताब है। मैं अभी कल से एक बार पलट रहा था कि रेखा चित्र की परंपरा पर ही अगर कुछ लिखा गया हो हिंदी साहित्य के इतिहास में, उसमें ही रेखा चित्र का के बहाने द्विज जी का नाम आया हो। मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में एक बड़े लेखक को याद करना कितनी बड़ी बात है। और इसके लिए तो मैं फिर से आपके इस मंच को धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, द्विज जी ने अपने ऊपर उनको अंग्रेजी की परंपरा का भी बहुत बढ़िया ज्ञान था, लेकिन रोमांटिसिज्म की छाप उन्होंने नहीं पड़ने दी। उनकी तमाम रचनाओं में जो हृदय के तार जो है वो मानव के हृदय से जुड़े हुए हैं। जैसा कि वरुण कुमार तिवारी ने अपने उस भूमिका में लिखा है कि छायावाद में द्विज जी का अपना वैशिष्ट्य है, अन्य की तुलना में वे ज्यादा लौकिक और सहज है। अभी सुधांशु जी की चर्चा हुई। सुधांशु जी द्विज जी के समकालीन और हिंदी के चर्चित रचनाकार रहे, हम सब जानते हैं। सुधांशु जी ने अपने एक आत्मीय संस्मरण में विस्तार से कवि, कहानीकार और उद्भट वक्ता द्विज जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। वो लिखते हैं कि द्विज जी अपने स्नेहियों के बीच बड़े कोमल थे, पर दूसरों के लिए बड़े कठोर। वे स्वयं बड़े अनुशासन प्रिय थे। जाहिर है, अनुशासन प्रिय ही व्यक्ति किसी संस्था को बिल्डअप कर सकता है। इसी प्रकार उनका एक छात्र जो खुद भी बहुत बड़े लेखक हुए, अभी पिछले साल उनका निधन हुआ है, हम लोग जानते हैं, डॉक्टर मधुकर गंगाधर, लेखक और आकाशवाणी, दूरदर्शन तमाम में अपना योगदान दे चुके। तो मधुकर गंगाधर एक छात्र के रूप में जब उनको याद करते हैं तो वो लिखते हैं कि छात्र और आम आदमी की बात तो छोड़िए, दिनकर जी और सुधांशु जी जैसे लोग भी द्विज जी की उपस्थिति में सावधान रहते थे। द्विज जी न चूकने वाली राइफल की गोली थे, जहां उन्हें चलना चाहिए अचूक चलते थे। द्विज जी
राइफल की गोली थे, जहां उनको चलना चाहिए वो अचूक चलते थे। मुझे लगा कि क्यों द्विज जी ने निराला पर इतना बढ़िया, निराला का जो व्यक्तित्व का चित्र खींचा है रेखा चित्र में, वो द्विज जी से ही संभव है, क्योंकि द्विज जी खुद भी कुछ इसी तरह के थे। फिर मुझे याद आया, एक और रेखा चित्र की मुझे याद आई, और वो है गिरजा कुमार माथुर का 10 तस्वीरें में लिखा गया अमरनाथ, जहां पर अद्भुत अद्भुत वो रेखा चित्र जिसकी कोई सानी नहीं है, कि जब वो विभागाध्यक्ष थे इलाहाबाद में, किसी ने कहा कि प्रेमचंद का बेटा आपके विभाग में आया है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा प्रेमचंद का बेटा आया है पढ़ने के लिए और मैं उसे नहीं जानता हूं, इसका मतलब या तो कुछ उसमें ऐब है या फिर मुझ में कोई ऐब है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं उसको को रिलेट कर रहा था और जोड़ रहा था कि किस तरह की परंपरा, अध्यापकीय परंपरा एक रही है। मधुकर गंगाधर पूर्णिया कॉलेज में जब पढ़ रहे थे तो द्विज जी वहां प्रिंसिपल थे। उन्होंने लिखा है, एक शिक्षाविद प्राचार्य के रूप में द्विज जी की ईमानदारी और कठोर अनुशासन के संदर्भ में उन्होंने कई रोचक प्रसंगों को अपने संस्मरण में लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि द्विज जी की नजरों में हर विद्यार्थी उनके अपने बेटे की तरह थे। साहित्यिक खेमेबंदी उस समय भी कम नहीं थी। मैं यहाँ आरसी प्रसाद सिंह जो उनके बारे में कहते हैं उसको भी यहाँ कोट करना चाहूंगा। आरसी प्रसाद सिंह खुद हिंदी मैथिली के बड़े कवि हैं, हम लोग जानते हैं, और जीवन का झरना कविता पढ़ के कौन जो है अपने जीवन को आगे नहीं ले गया होगा और उसको कहीं ना कहीं से उत्साह नहीं मिला होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसे तो पढ़ ही लेना चाहिए। तो आरसी प्रसाद सिंह लिखते हैं कि यह तो छायावाद के अन्य कवियों का दुर्भाग्य ही रहा कि छायावाद के 4 वट वृक्षों के नीचे उनका अस्तित्व लगभग कुकुर मुत्तों जैसा रह गया। वे बढ़कर फैलकर बड़े वृक्ष के रूप में परिणत नहीं हो सके। द्विज जी की भी यही स्थिति रही। प्रसाद, प्रेमचंद, हरिऔध, लाला भगवानी जैसे लेखकों के साथ द्विज जी के अच्छे संबंध थे। वे आजीविका के लिए देवघर, छपरा और पूर्णिया जैसे अनेक जगहों में रहे। जीवन में अभाव के साथ अपने लोगों के दंश भी उन्हें कम नहीं मिले। उन्होंने अपनी मनस्थिति को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। तो मैं जो कह रहा था, आप देखिए कि आरसी प्रसाद सिंह भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी छायावादोत्तर काल के कवि हैं। मैं उस पंक्ति को दोहराना यहाँ नहीं चाहूंगा। शाप और वरदान मिले हैं, रुदन और मधुगान मिले हैं, मिल न सका अब तक था जो, वह मुझ में ही चुपचाप हो रहा, दिव्य दीप्ति उसके भीतर है, बाहर अंधकार का घर है, हाहाकार भरा मन मेरा, देख उसे अब मौन हो रहा। तो इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं कि उनके भीतर का जो द्वंद्व है वो किस तरह से अभिव्यक्त हुआ है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु की चर्चा हुई, वो एक जगह लिखते हैं कि वेदना उनके जीवन का सर्वस्व सार है, अमर वेदना ही मेरे सकल सुखों का मीठा सार। उनकी कविता का विशद विवेचन किया है सुधांशु जी, और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्विवेदी जी विशद में वैयक्तिकता अधिक समन्वय के कारण सूफियों की सी तरह विरह वेदना की एक निष्ठता तो आ गई है, परंतु एक निष्ठता का निर्वाह करते हुए जीवन के विविध रसात्मक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। उनकी झोली छोटी है, वैभव का अधिक भार उठा सकने की उसमें समर्थता नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ उनकी तारीफ करते हुए उनकी रचनाओं की कमी की ओर भी कैसे सुधांशु जी उस ओर इशारा करते हैं। उनके जो चित्ररेखा की किताब है उसमें निराला पर लिखे, जो मैंने कहा जो शब्द चित्र है, 15 शब्द चित्र है उसमें, उसका मैं यहाँ थोड़ा सा एक अंश आपके सामने रखना चाहूंगा। अपनी स्वर लहरी की तरह अपने वातावरण को भी क्रांति कंपन से अभिभूत किए रहने वाले
सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी जगत में एक निराला व्यक्तित्व लेकर आए हैं। वैश्वाड़े के ठेठ किसानपन को व्यक्त करने वाली आकृति प्रकृति के साथ बंगाल की कवित्वपूर्ण भावुकता का आश्चर्यजनक समन्वय इतना अधिक प्रभावशाली है कि खींचने की इच्छा रखकर भी कोई इन पर रीझे बिना नहीं रह सकता। ये विरोधी आचार विचारों के एक रहस्यपूर्ण द्वंद्व है। इनका मन जो कहेगा वही होगा और इनका मन भयंकर विद्रोही है। परंपरा और लोकमत के साथ उसका मेल नहीं। एक ही दृष्टि में यह पहचान लेना असंभव है कि इनकी आत्माभिव्यक्ति का प्रकृति रूप जूही की कली है या कुकुरमुत्ता। छायावाद युग की इस विलक्षण प्रतिभा का दूसरा नाम है निराला, जो एक साथ ही सहज भी है और प्रज्वलित भी। कितनी अच्छी रेखाएं जो है उनके व्यक्तित्व के बारे में, निराला जी के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर द्विज जी ने खींची है, ये हम सब देख सकते हैं। अब प्रमोद जी अगर समय हो जाए तो मुझे बीच में बोल दीजिएगा, मैं वहीं रोक दूंगा। 2-3 बातें और मैं रखना चाहूंगा, ये आपको पूरी छूट है। मैं यहाँ पर आलोचक द्विज जी के कुछ निबंधों की भी चर्चा करना चाहूंगा। प्रेमचंद के उस किताब पर काफी चर्चा हो गई है। जो नए पाठक हैं उनको हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति का जो निबंध होता है, जो साक्षात्कार या इंटरव्यू होता है, उसमें उसके व्यक्तिगत विचार आते हैं और जब उन व्यक्तिगत विचारों के माध्यम से हम उनकी रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो ये पता चलता है कि उस लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व में कोई फांक भी है क्या, जीवन में वो कुछ है, जगत में कुछ है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे द्विज जी इस मामले में क्या सोचते हैं। राष्ट्र की उन्नति में बाधाएं शीर्षक आलेख, अगर इसको आप देखिए तो ये द्विज जी की वैचारिकता का आईना है। उन्होंने अपने इस निबंध में राष्ट्र की भीतरी बाधाओं को विस्तार से रेखांकित किया है। उनके अनुसार ये बाधाएं हैं देश की विस्तीर्णता, प्रांतों की अधिकता, भाषा, भाव, वेशभूषा, रीति नीति, आचार व्यवहार, इसके साथ जात पात, पंथ, संप्रदाय के झगड़े आदि। तो अब देखिए कि तमाम चीजों को, जात पात, पंथ, संप्रदाय के बारे में वो किस तरह से सोचते थे। राजेंद्र बाबू की सोहबत उनको प्राप्त थी। गांधी जी का प्रभाव उनके विचारों पर हमें पूरी तरह से परिलक्षित होता है। यही लगता है कि द्विज जी की कथनी और करनी में समानता पर बहुत जोर देते हैं। वो खुद ही व्यक्ति और समाज के इस दोहरे चरित्र की वह खुलकर आलोचना करते हैं और लिखते हैं। मैं यहाँ थोड़ा ध्यान से कहूंगा कि उनके इस वक्तव्य को सुना जाए। हम अछूतोद्धार पर व्याख्यान देते हैं परंतु अपने ब्राह्मणत्व का मिथ्या अहंकार नहीं छोड़ सकते। हम गो भक्त हैं किंतु बूढ़े बैलों को कसाई के हाथ बेचते हमें झिझक नहीं होती। हम हिंदी के हिमायती कहलाते हैं, इसे राष्ट्रभाषा बनाने की चेष्टा में चूर रहते हैं किंतु अपनी स्त्री को भी अगर एक चिट्ठी लिखते हैं तो अंग्रेजी ही में। और मजा यह कि हम जब जैसा काम करने लगते हैं तब तैसा ही सिद्धांत भी गढ़ लेते हैं। मुझे लगता है कि इससे बढ़ के अब क्या, सब कुछ इन 5 शब्द पंक्ति में सब कुछ कह दिया है। और कहीं ना कहीं से आज का भी जो बौद्धिक समाज है और हिंदी पट्टी का समाज है, ये इससे जो है अछूता नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, अछूतों की भरी सभा में एक अछूत भाई के हाथ से पानी पीकर ही हम अपने कर्तव्य की समाप्ति कर देते हैं। उसके घर जाकर कभी उसके भूखे, नंगे, मैले और बीमार बाल बच्चों की व्यवहारिक सेवा करना आवश्यक नहीं समझते। इस तरह के नाटक आप आज भी राजनीतिक पटल पर देख सकते हैं। और फिर द्विज जी के इस वक्तव्य को उससे मिला करके देखिए। फिर वो आगे कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से नगर और गांव की सड़कें साफ करने वालों का भी वही महत्व है जो बड़े बड़े समाज सुधारकों तथा देश के नेताओं का। इसीलिए देशभक्ति के क्षेत्र में किसी को भी अपने से हीन समझना स्वयं को दयनीय बनाना है।
मुझे लगता है कि द्विज जी ने जो अपने इस लेख में राष्ट्र निर्माण में जिन बाधक तत्वों का उल्लेख किया है वे सारे तत्व आपको आज भी मिल जाएंगे। भारतेंदु प्रसाद और द्विज जी के राष्ट्रवाद की जो परंपरा चली थी, कई बार लगता है कि उसकी धारा हमारे हिंदी क्षेत्र में आजकल पूरी तरह सूख चुकी है। मैं यहाँ उनके एक साक्षात्कार का और जिक्र करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि समय हो रहा है, तो मैं बस 2-3 मिनट और लेकर के अपनी बात समाप्त करूंगा। डॉक्टर गिरिजानाथ झा से के साथ बातचीत में वो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं, टिप्पणी करते हैं। एक तो कविता कथनी और करनी की एक रूपता के रूप में देखिए, वे कहते हैं कि काव्य गणित नहीं है कि उस पर रोज रोज परिश्रम कर उसको कब्जे में लाया जा सके। उसके लिए तो कुरेदने वाली परिस्थिति का होना जरूरी है, और जब वह परिस्थिति आ जाए तो उसमें रम जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि रचना प्रक्रिया के लिए इससे अच्छा कौन कह सकता है। द्विज जी का जीवन निराला के जीवन संघर्ष से कमतर नहीं था। निराला की पुत्री सरोज के विवाह का प्रसंग हम सब जानते हैं। डॉक्टर मधुकर गंगाधर ने लिखा है कि लड़कियों की शादी के सिलसिले में मैंने हिंदी साहित्य के 2 महान व्यक्तियों को जितना परेशान देखा, गांव गवई के लोग भी इतने नहीं होते हैं। वे थे श्री रामधारी सिंह दिनकर और श्री जनार्दन प्रसाद झा द्विज। दोनों पीड़ा को चुपचाप झेलते थे। मैंने कुछ ऐसे मैथिलों को देखा और सुना जो द्विज जी के मैथिल होने का परिवार सहित लाभ उठाते रहे थे, मगर उनकी बच्चियों की शादी की परेशानियों में सहयोग करने के बजाय उनका मजाक उड़ाते थे। द्विज जी का यह दर्द उनके इस साक्षात्कार में भी आप देख सकते हैं। वे कहते हैं, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां मेरे जीवन में आई है जिन परिस्थितियों में मनुष्य या तो खुदकुशी कर सकता है या फिर पागल हो सकता है, किंतु उन परिस्थितियों में भी मैंने हंसते रहने का प्रयास किया और उन दुखों से लड़ते रहने में आनंद का अनुभव किया। जैसा मैंने कहा, द्विवेदी जी महादेवी और खुद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि दृष्टिकोण में फर्क होना आवश्यक ही है कि वे स्त्री है और मैं पुरुष। हाँ, तब इतनी बात तो मैं मानूंगा ही कि उनका चिंतन अधिक है, उनमें हृदय तत्व के साथ साथ बुद्धि तत्व भी अधिक है। यही कारण है कि मेरी कविता में आप एकांगिता पाएंगे। इतना ही नहीं, उनकी कविता में चित्रमयता है और है प्रकृति का पूर्ण सन्निवेश। जो मैंने कहा कि एक आदमी खुद कहते हैं कि वो मेरी कविता एकांगी है महादेवी जी के सामने, तो कितने बड़े वो आलोचक थे या कवि थे कहना मुश्किल है। माने इस तरह से अपना ही मूल्यांकन कौन करता है। द्विज जी के लिखे पत्र, अगर बहुत सारे पत्र उनके हैं, उन पत्रों से अगर आप गुजरेंगे, जिसमें जयशंकर प्रसाद के पत्र हैं, जिसमें और दूसरे लोगों के पत्र हैं, प्रेमचंद जी के पत्र हैं, तो उन पत्रों से अगर हम गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि ये समकालीन रचनाकार में किस तरह से वे जाने जाते थे। मैं सिर्फ एक पत्र जो शिव पूजन सहायकार नहीं छोड़िए, मैं एक पत्र प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी के कंकाल पर जो उन्होंने पत्र लिखा है और उस पत्र में जो टिप्पणी है, सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन मैं यहाँ रखना चाहूंगा, जो पता चलता है कि वो पत्र में ही किस तरह की टिप्पणी करते थे। और प्रसाद जी भी चाहते थे कि 2 पंक्ति वो हमारी रचना के बारे में लिखें। ये 1930 का पत्र है। कल प्रातः काल आपके कृपा पत्र और कंकाल की प्राप्ति साथ ही हुई। आपने मेरे प्रति जो शुभकामनाएं प्रकट की है उसे सफल देखकर आप सब लोग सुखी हो, मंगलमय से मेरी यह विनती है। फिर लिखते हैं आगे कि आपकी साहित्यिक दृष्टि में जो एक अपूर्व सुषमा रहती है, उसकी तरावट ने इस कंकाल को कला लोक की एक अनुपम निधि बना दी है। समाज के निगूढ़ अंतस्थल की ऐसी स्वच्छ परख, उसके आभ्यंतरिक जीवन की इतनी गहरी अनुभूति मुझे किसी भी औपन्यासिक पहली कृति में अब तक न मिली थी। फिर वो अंत में लिखते हैं
मैं क्या करूं, भगवान मुझे बार बार ऐसा शुभ अवसर प्रदान करे कि जब मैं अबोध बच्चे की तरह आपके साथ इसी तरह धृष्टता कर सकूं। तो उसी के साथ वो उसमें नुक्ता भी लगाते हैं, उसकी कुछ आलोचना भी करते हैं। बहुत कम ऐसे लेखक होते हैं जिन्हें अपने समकालीन रचनाकारों की अकुंठ प्रशंसा मिलती है। प्रेमचंद के बारे में अभी खुद कहा, दिनकर जी ने कहा है कि पंत जी की मौन निमंत्रण और द्विवेदी जी की आई अमर शांत की जननी जलन कविताएं हिंदी में कितनी बार और कितने प्रसंगों पर उद्धृत हुई, यह गिनती के बाहर है। मैं यहाँ अमृतलाल नागर का 2 पंक्ति रखना चाहूंगा। द्विज जी शायद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेमचंद की कहानी और उपन्यास कला पर शोध प्रबंध लिखा था। इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि श्रद्धेय द्विज जी के दर्शन मैं प्राप्त न कर सका, किंतु मैंने सुना है कि वे बड़े ही प्रतिभाशाली वक्ता भी थे। रामेश्वर शुक्ल अंचल लिखते हैं कि बिहार में द्विज जी और केदारनाथ मिश्र प्रभात अपनी ऊंचाइयों के अनूठे कवि थे। दोनों आज विस्मृति के गर्त में गढ़े पड़े हैं। ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर। प्रेमचंद्र पर पहली पुस्तक द्विज जी ने ही लिखकर उस महान रचनाकार की पहचान हिंदी संसार को दी थी। मुझे तो कभी कभी तुलसीदास का यह दोहा हिंदी संसार में जीता जागता नजर आता है। तुलसी जे कीरति चाहई पर कीरति खोई, तिनके मुंह मसी लगी है मिटही न मरी है धोई। मित्रों, बातें कुछ और थी लेकिन समय हो गया है और मेरी आदत है कि समय की सीमा का पालन किया जाए। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसे शुरू करके बहुत अच्छा किया है। मैं तो चाहूंगा कि पूर्णिया प्रशासन, भारत सरकार उन पर 2 दिन का राष्ट्रीय सेमिनार करे, ताकि रामेश्वर शुक्ल अंचल, याद रखिए कहाँ के रहने वाले थे, वो जिस तरह की बात कह रहे हैं कि हम लोगों ने विस्मृति में उन्हें छोड़ दिया है, तो देर से ही सही उनकी जन्म शताब्दी वर्ष भी कैसे आई कैसे निकल गई किसी को पता भी नहीं चला। तो ये आगाज है, हम चाहेंगे कि ये अंजाम तक भी पहुंचे। आपने हमें मौका दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अभी हमारे बीच डॉक्टर श्रीधरम, सहायक प्राध्यापक, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, जनार्दन प्रसाद झा द्विजपाल अपना वक्तव्य दे रहे थे। अबाध गति से इनका वक्तव्य चल रहा था और इन्होंने उनकी रेखा चित्रों, कविताओं, कहानियों और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर जो प्रकाश डाला है, वह एक अनोखा चीज हमें सुनने को मिला। साहित्य जगत में आपका बड़ा नाम है। जब हमारे विभाग के डॉक्टर मनीषा झा जी आपका नाम बता रही थी तो हम गदगद हो गए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर हमारे समारोह से जुड़ जाएंगे। यह सही है, यह हिंदी के प्रति विभाग काफी जागरूक है और हम काफी धन्य हो गए हैं जब हमारे विभाग में 2 डॉक्टर कुमार अनुभव और डॉक्टर मनीषा झा जैसे विद्वान कलीग आ गए हैं। हम उन दोनों का काफी स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर श्रीधरम जी को किन शब्दों में धन्यवाद दूं, आपके लिए हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि विद्वान के बारे में कुछ ज्यादा कहना मुझे उचित नहीं लग रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं, श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। तो ये कविवर सत्यनारायण हैं, विहार गीत के रचयिता हैं और स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। जेपी आंदोलन के काफी अनुभवी हैं। न जाने
किन किन अनुभवों से ये ओतप्रोत हैं। सबसे पहले मैं इनके द्वारा रचित बिहार गीत को थोड़ा गुनगुनाऊंगा, तब मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये अध्यक्षीय भाषण करेंगे। बिहार राज्य गीत माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण द्वारा रचित है। मेरे भारत के कंठहार तुझको शत शत वंदन विहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र, तू बोधि सत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र। तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन विहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेरशाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन विहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आंखों का अंजन विहार। तुझको शत शत वंदन विहार, मेरे भारत के कंठहार। ऐसे गीत रचयिता को मैं सादर प्रणाम करते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण करें। आज के आयोजन के में उपस्थित आप सभी लोगों के प्रति मेरा धन्यवाद, मेरा नमन, मेरा प्रणाम। मित्रों, हम अपने अक्षर पुरुषों को याद करते हैं और यह याद हम इसलिए नहीं करते हैं कि वे सिर्फ एक रचनाकार के रूप में हम उन्हें जानते हैं, लेकिन इस रूप में याद करते हैं कि उनकी रचनाएं हमें प्रेरणा देती रही हैं और समय समय पर हमें जीवन से संघर्ष करने की शक्ति भी। इसी क्रम में आज 19 लोग जनार्दन प्रसाद झा द्विज की जयंती का अवसर है और इस अवसर को देखिए, ऐसा है कि जो हमसे विदा ले लेता है, रचनाकार हमसे विदा ले लेता है, लेकिन उसकी रचनाएं हमारे बीच रहती हैं और इन रचनाओं का होना ही रचनाकार का पुनर्जन्म है और इस जन्म का अंत नहीं होता। तो जनार्दन प्रसाद झा द्विज कुछ ऐसे ही कृति व्यक्तित्व थे, क्रिएटिव पर्सनैलिटी। तो यह कृति व्यक्तित्व ने हिंदी को क्या दिया, क्या नहीं दिया, उसकी विवेचना अभी संभव भी नहीं है समय के अभाव में, लेकिन उन्होंने हिंदी कविता को जनमानस से जोड़ा। उन्होंने अपने हवाले से अपने आसपास के यथार्थ को, अपने आसपास के जीवन को, वह जीवन जो एक साधारण व्यक्ति का होता है, उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। मैं इसी क्रम में कहना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय वक्ता लोग आए, सबसे पहले उनके प्रति आभार। मेरा आशय है डॉक्टर शिवचंद्र सिंह, डॉक्टर श्री राम जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं, और आज हमारे उपनिदेशक, विभाग के उपनिदेशक
अनिल कुमार लाल जी उपस्थित हैं और संचालन कर रहे प्रमोद कुंवर, डॉक्टर प्रमोद कुंवर हैं। मैं इनके प्रति मेरा बहुत, इनसे एक लगता है कि एक लगाव सा हो गया है। दोस्तों, खुदा तो मिलता है, इंसान ही नहीं मिलता। खुदा तो मिलता है, इंसान ही नहीं मिलता। ये वो चीज है जो देखी कहीं कहीं मैंने, और उस कहीं कहीं में हमारे डॉक्टर प्रमोद कुंवर के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। और द्विज जी के बारे में आप सब सुन चुके हैं, विशेषकर हमारे दो जो मान्य वक्ता थे, डॉक्टर शिवचंद्र सिंह और डॉक्टर श्री राम, इन लोगों ने प्रकाश डाला है। एक बात बस कहना चाहूंगा कि रचनाकार, चाहे वो कवि हो, लेखक हो, रचनाकार क्या कभी अकेला मरता? सूरज के डूबने के साथ एक पूरा संसार डूब जाता। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि रचनाकार हमारे बीच नहीं होता। एक समय आता है जब रचनाकार हमारे बीच नहीं होता, लेकिन उसकी कृतियां होती हैं, और उन्हीं कृतियों के माध्यम से, उन्हीं कृतियों का होना, आप समझ लीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनकी कृतियों का रचनाकार नहीं होता, लेकिन उन कृतियों का होना रचनाकार का पुनर्जन्म है। और इस मैंने संकेत भी किया। खैर मित्रों, द्विज जी से हमारा, जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस समय एक कविता थी हमारे कोर्स में, और वह कविता थी जिसमें एक कविता जनार्दन प्रसाद द्विज की थी, और कविता उसमें पंक्तियां थी कि दानवता की विजय, पराजय मानवता की घोर अनय है, और बात पराये की मत पूछो, हमें आज अपनों का भय है। आइए आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की जो स्थिति है, उसमें हम सोचें कि हमने अपनी भाषा के प्रति कितना, हमें अपनी भाषा के प्रति कितनी जिम्मेवारी है, कितना दायित्व है, यह हम समझते हैं क्या? मुझको कई कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो लगाव, जो संपृक्तता एक उर्दू भाषी का अपनी भाषा से होता है, एक बांग्ला भाषी का उसकी अपनी भाषा से होता है, क्या वह लगाव हम हिंदी वालों का अपनी भाषा से है? आज ऐसे अवसरों पर यही सोचना चाहिए कि हमारे अक्षर पुरुष जिनकी हम जयंतियां मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं? दो, मेरी समझ से दो कारण हैं इसके। एक तो उनका अवदान जो साहित्य में है, वह जानकारी हम लोगों को देते हैं, यह बात दूर दूर तक जाए। और दूसरा दायित्व यह है, सबसे बड़ा और जरूरी दायित्व, आवश्यक दायित्व यह है कि हम यह कोशिश करते हैं कि जो भी हम अपने श्रोताओं को साहित्य से जोड़ सकें, उनकी रुचि साहित्य के प्रति हो, उनका लगाव हो, और वो समय समय पर साहित्य पढ़ें, मनन करें, सोचें, और अपने होने को, अपने बने रहने की सार्थकता को सिद्ध करें। तो वह एक बात है। द्विज जी की एक घटना याद आती, एक संस्मरण बहुत छोटा सा, और यह मुझको स्वर्गीय गंगा बाबू ने सुनाया था। बाबू गंगा शरण सिंह एक बड़ा नाम था, और साहित्यिक और सामाजिक
गतिविधियों में उनकी अग्रणी भूमिका रहती थी और बहुत सचेत रहते थे। तो गंगा बाबू ने बताया था कि जब वो बीएचयू में थे तो हमारे द्विज जी बीएचयू के स्टूडेंट थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और वहाँ कविता से वहाँ अक्सर साहित्यिक कार्यक्रम हुआ करते थे। जनार्दन प्रसाद झा द्विज इस वहाँ विद्यार्थी थे। उन्होंने भी कभी कभी उस साहित्यिक गोष्ठी जो होती थी विश्वविद्यालय में भाग लेते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जयशंकर प्रसाद जी के डेरा पर, घर पर, दाल मंडी में रहते थे बनारस में, उनके घर पर इनका आना जाना था, गंगा बाबू का, बाबू गंगा शरण सिंह का, और आना जाना था। तो वही एक दिन द्विज जी को, जो अभी यूनिवर्सिटी में नया नया आए थे विद्यार्थी के रूप में, उनको ले गए और परिचय कराया कि ऐसा है, ये लड़का आया है, बिहार का है, हमारे साहित्य में रुचि है, कविता में रुचि है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि बेटा कुछ सुनाओ। यह सच्ची घटना जो मुझको बताया है गंगा बाबू ने उन दिनों, कि बेटा सुनाओ। हमारे द्विज जी उठे, अभी नया नया विद्यार्थी थे, 17-18 की उम्र होगी, 17 बरस 18 बरस की। तो पढ़ने लगे। तो स्वाभाविक है, बड़े साहित्यकार के सामने अगर आप जाते हैं और साहित्य की बात चलती है तो आप बहुत अपने को ये मानते हैं, अज्ञानी मानते हैं। अब इन्होंने सुना रहे थे कविता, ये सुना रहे थे, उसी में चुप हो गए और थोड़ा थोड़ा हकलाने लगे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा, बेटा जाओ, आज कल इसको ठीक से अभ्यास करके हमारे पास आना, हमारे पास, और हमको जरूर सुनाना। दूसरे दिन पहुंचे, गंगा बाबू भी साथ थे, द्विज जी पहुंचे और उन्होंने अपनी कविता पढ़ी और ठीक ठाक से पढ़ गई, पढ़ी गई, ठीक ठाक से वो कविता पढ़ गए। तो प्रसाद जी उठे और कहा कि बेटा इधर आओ, तुम क्यों हिचक रहे थे कल? बेटा ऐसा है, तुम कविताएं लिखते हो, तुम, मुझको तो लगता है तुम हमसे बढ़िया बेहतर कविताएं लिखते हो। तो यह, इसमें तथ्य हो ना हो, लेकिन आप सोचिए, एक बहुत, वह जयशंकर प्रसाद जी के स्टेचर का साहित्यकार एक नए लड़के को कह रहा है, इसका क्या अर्थ है? ये नहीं कि सचमुच वो ये है, उसकी जो कहते हैं ना, प्रेरणा देना, हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई करता। तो यह बड़े लोगों में था उन दिनों। हमारे यहाँ बिहार में भी था, यही बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है। अब जो हो, जैसा हो, इस पर मुझको कुछ नहीं कहना है। यही यह शिव जी की साधना भूमि रही है। शिव जी आचार्य शिवपूजन सहाय, और यहाँ मैं आपको बता दूं, शिवपूजन सहाय जी में शील और संस्कार कुछ ऐसा था कि एक अपने से कम उम्र के बच्चे भी अगर जाते थे, बच्चे छोटे और बच्चियां, तो उनको अब भोजपुरी में वो ज्यादा बोलते थे और उनको कहते थे रउआ। हाँ, आई आई रउआ बैठी। अब लड़का लोग गया हुआ है, बच्चियां गई हुई हैं, और सबको आप कहना है, उचित आदर देना, यह क्या दर्शाता है? इसीलिए वो शिवपूजन सहाय को शिव जी कहा करते थे, बहुत आत्मीयता से। तो यह चीज अब गायब है, लगभग समाप्त है। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। यहाँ
कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे हटा के तुम चल सको तो चलो। तो यही होता है कि अभी ही हो रहा है। तो द्विज जी ने जो दिया साहित्य को, वह मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत पीड़ा होती है ये कहते हुए कि हमारे आलोचकों ने हमारे बिहार के जो अक्षर पुरुष हैं, साहित्यकार हैं, उनके साथ बहुत न्याय नहीं किया। और यहाँ तक कि कुछ बड़े साहित्यकारों का, जो बड़े साहित्यकार जाने जाते हैं, नाम नहीं लूंगा अभी, उनको भी फुटकल कवियों की श्रेणी में डाल दिया। ये फुटकल कवि मतलब एक्स्ट्रा जो होता है ना, अब बताइए, तो ऐसा करने वाला, तो यह जो एक उपेक्षा का व्यवहार करते थे, उपेक्षा उनके बिहार के कवियों की, नए लड़कों की, कवि थे, कथा लेखक थे, सब थे, यह चीज झेल बहुत दुखद स्थिति रही है। और आज भी हम अगर अपने साहित्यकारों को याद करते हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अब समझ के कह रहा हूँ कि जब हम अपने साहित्यकारों की याद करते हैं, तो हम उधर दिल्ली से आते आते मुगल सराय आके रुक जाते हैं। मुगल सराय से आगे नहीं आ पाते, इधर पटना की बिहार की सीमा में। अरे भैया, यही जो कवि, अब आप सोच लो, एक ही नाम लेना चाहूंगा, चाहे 2 नाम ले लीजिए, 3 नाम ले लीजिए, नागार्जुन, दिनकर और फणीश्वर नाथ। किसी ने कहा था, किसी बड़े आलोचक ने रेणु के संदर्भ में, कि हिंदी की 3 ही कहानियां मुझको कालजयी कहानियां लगती। सुनिए, 3 ही कहानियां मुझको कालजयी लगती हैं हिंदी में। पहली कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। दूसरी कहानी है प्रेमचंद की, कफन। और तीसरी कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु की, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तो यह हमारे बाहर के लोग तो कभी आदर दे देते हैं, लेकिन हम उधर पलट के देखने का भी कष्ट नहीं करते। जरा देखें कि हमारे भी घर में खजाने बहुत हैं, और इन खजानों के प्रति जो दृष्टि है हमारी, उसको उस दृष्टि को बदला जाना चाहिए। बहुत मैं फिर एक बार फिर अपने विद्वान वक्ताओं को, डॉक्टर शिवचंद्र सिंह जी को, डॉक्टर श्री धर्म जी को, और यहाँ के हमारे जो सहयोगी कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, बंधु हैं, वो उसमें प्रमोद कुंवर जी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जब भी है तो सब लोग इन्हीं को कहते हैं। जब जैसे कभी कहा था विश्वामित्र ने राम से कि उठहु राम भंजहु भव चापा, तो यह कुशल संचालन करते हैं, बहुत संयत करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़ा चढ़ा के कौड़ी लाल को करोड़ी मल कह दिया, करोड़ी मल को कौड़ी लाल, तो ऐसा नहीं करते। तो और इनकी गहरी रुचि भी है, आज भी साहित्य से जुड़े हुए हैं। हाल में एक पुस्तक भी आई है इनकी, वो अपने ढंग की अनूठी पुस्तक, अभी फिलहाल उसका शीर्षक में याद नहीं आ रहा है। वो पुस्तक है हमारे पास, मैंने लगभग उसको आधा तो जरूर पढ़ा है और आधा वो उलट के देखा है। तो यह ऐसे लोग हैं, तो हमारे भी घर में खजाने बहुत हैं। तो यह उन्हीं, हमको अपने लोगों पर, रचनाकारों पर हमको अभिमान होना चाहिए
गर्व होना चाहिए, जिसकी कमी दिखाई पड़ती है। अगर हम गर्व नहीं करेंगे, हम अभिमान का अनुभव नहीं करेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए बिहार के साहित्यिक आय अवदान का भगवान ही मालिक। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक बार फिर अपने मान्य वक्ताओं को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जो सुन रहे हैं, आप सबके प्रति भी बड़ी विनम्रता से आप सबका आभार आप सब प्रदर्शित करता हूं, आभार देता हूं, आपका मानता हूं। और फिर यह तो हमारा तो यह कार्यक्रम चलता ही रहता है, और मैं इतना कह दूं कोई औपचारिकता नहीं। जिस तरह से आप आए हमारे कार्यक्रम से जुड़ते हैं, उसी तरह से आगे भी जुड़ते रहिए। और हम कदम दर कदम रखकर, माने हम राजभाषा विभाग कदम दर कदम चलकर कहीं न कभी न कभी वह जिस मंजिल तक पहुंचेगा ही, और वह दिन आएगा। मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। तो बहुत नहीं कुछ कहना है। जूझ जी के बारे में फिर उनकी जो कहानी पढ़ी थी कोर्स में नाम, तभी से द्विज जी के प्रति मेरा थोड़ा हिंदी में लगा। वैसे विद्यार्थी तो मैं था जरूर, हिंदी पढ़, लेकिन साइड सब्जेक्ट था कॉलेज में, हिंदी साइड सब्जेक्ट थी, तो इस तरह से। लेकिन मेरा लगाव बना रहा। और जो मैं विशेष रूप से कहता हूँ, मैं अपने बिहार के रचनाकारों को पढ़ता भी हूँ, उनके रचना कर्म पर सोचता भी हूँ। और अक्सर अब होता है कि कहाँ जाते हो, अरे तुम अपने घर में जाते रहो, देखो कि कौन लोग हैं, और फिर इनको समझो, पढ़ो, समझो, मनन करो और गर्व करो। तो एक बार फिर हम आयोजकों को धन्यवाद दें। और प्रमोद कुंवर जी तो खैर उठो दिशा, मैंने कहा उठो राम पर जहु भव चापा, तो यह, और आप सब तमाम लोग जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको मेरी बातों से लगे कि नहीं, हमको अपनी विरासत को भी देखना चाहिए, यही मेरी, अगर आप देख सके तो इससे अधिक, सबसे अधिक प्रसन्नता और आपके प्रति कृतज्ञता मेरी होगी। धन्यवाद। अभी हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन, अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति कविवर श्री सत्यनारायण जी। हमारा विभाग धन्य है कि ऐसे साहित्यकार, यद्यपि इनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, फिर भी जरा भी इनमें अहम मैं नहीं देखता। कितनी विनम्रता से और इनसे जो सीखने का मौका मिलता है, इससे हमारा राज्य बिहार धन्य है। हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। वस्तुतः हमारा विभाग इनको सम्मान देना चाहता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ हम लोगों में कमी रह जाती हो, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि हमारे समारोह में हमेशा जुड़ जाते हैं, वह हॉल में हो या वेबिनार से हो, हमेशा साहित्य के प्रति इतनी रुचि रखने वाले माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और 31 जनवरी को जयशंकर प्रसाद जी की जयंती
मनाने की तैयारी चल रही है, जो अभिलेखागार में मनाया जाएगा। मैं यह सूचना दे दूं, तैयारी जोर शोरों से चल रही है। मैं चाहूंगा कि जितने भी साहित्यकार हैं सभी उस समारोह में उपस्थित होंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग को सादर आमंत्रित करता हूं। मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित जनार्दन प्रसाद झा द्विज जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष, हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष, बिहार गीत के रचयिता एवं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि श्री सत्यनारायण जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। आपने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में द्विज जी के विविध पक्षों का स्पर्श कर हमें उपकृत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शिवचंद्र सिंह जी, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। द्विज जी से संबंधित आपका वक्तव्य सुरुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर श्रीधरम जी, सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय को उनके आकर्षक वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें कृतार्थ किया। आशा है भविष्य में भी आपका सानिध्य हमें प्राप्त। मैं राजभाषा निदेशक श्री सुमन कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिनके कुशल मार्गदर्शन में राजभाषा के समस्त कार्य संपादित किए जा रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को भी कुशलतापूर्वक मंच संचालन के लिए बहुत बहुत। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेबिनार से जुड़े समस्त महानुभावों को भी धन्यवाद ज्ञापित है, जिन्होंने इस सारस्वत का रसास्वादन किया। अंत में द्विज जी को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हुआ आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। अभी हमारे बीच धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अध्यक्ष महोदय से अब अनुमति चाहूंगा कि सभा की समाप्ति की जाए।